हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूपीएचएससी की क्लासेस में हमने पॉलिटी कंप्लीट कर ली है। एनवायरमेंट की आज बारी है। हम ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और पॉलिटी जो है विद क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, यानी टीआरपी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें बात करनी है जी एनवायरमेंट से रिलेटेड। 8th क्लास है वैसे ये, बट एनवायरमेंट की यही एक सिंगल सोल क्लास रहेगी जिसमें हम विद पीवाईक्यूज जो है वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगी। क्योंकि एनवायरमेंट में आप देखेंगे ना तो फैक्चुअल, एक्चुअली सारा ही पेपर ही फैक्चुअल आता है देखा जाए तो, बट एनवायरमेंट से सीधे सीधे बिल्कुल फैक्चुअल चीजें आती है। मैं कोशिश करूंगी कनेक्ट करने की चीजों को या उनके पीछे की स्टोरी या सिनेरियो बताने की आपको, बट स्टिल आपको बहुत सारा पोर्शन जो है वो याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, सो फ्री में इतना तो बनता है। ओके, तो सबसे पहले जी हमें लेयर्स की बात करनी है। किसकी? अर्थ की। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन यहां से आया हुआ है एक बार कि सबसे क्लोजेस्ट जो है अर्थ के कौन सी लेयर है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे क्लोजेस्ट कौन सी हो जाएगी? ट्रोपोस्फियर हो जाएगी, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो 0 से 12 किलोमीटर, आपको ये किलोमीटर्स भी याद होने चाहिए और आपको ये लेयर्स के नाम भी याद होने चाहिए। ओके, सो ट्रोपोस्फियर यानी 0 से 12 किलोमीटर, देन ट्रोपोपोज, क्योंकि ट्रोपोस्फियर यहाँ पे वो है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक लाइन खींची हुई है और यहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म, यहाँ से स्ट्रेटोस्फियर शुरू, नहीं। तो एक ट्रांजिशन फेज आएगा, वो ट्रांजिशन फेज जो है वो पोज नजर आएगा आपको, यानी ये ट्रोपोस्फियर है तो इसके बाद ट्रोपोपोज आ जाएगा, ये स्ट्रेटोस्फियर है तो यहाँ स्ट्रेटोपोज आ जाएगा। ओके, तो वो एक लेयर जो है उसको, वो दूसरी लेयर के में जब ट्रांजिशन होता है तो उसको हम पोज बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये स्ट्रेटोस्फियर यानी 12 से 50 किलोमीटर, मेसोस्फियर 50 से 80, थर्मोस्फियर 80 से 700 किलोमीटर और एक्सोस्फियर 700 से 10,000 किलोमीटर। ओके, सो एटलीस्ट ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके जी, इनके बारे में कुछ कुछ चीजें, जैसे अर्थ की जो ट्रोपोस्फियर है वो ऑब्वियसली 12 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो रही है। ये आपको अगर पूछा जाए हाइट जो है वो ट्रोपोस्फियर की हाइट पोल के ऊपर लो होती है एंड इक्वेटर के ऊपर ज्यादा होती है। ओके, तो ये हाइट हो सकता है पूछा जाए, बट ये थोड़ा डीपर लेवल पे चला गया क्वेश्चन, बिकॉज बिल्कुल ऊपरी तौर पे फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो यूपीएचएससी के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, ट्रोपोस्फियर में आप देखेंगे तो टिपिकली जब आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है गो डाउन, जितना आप ऊपर जाएंगे आपको टेम्परेचर डाउन नजर आएगा, और इसको हम डेंसेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर भी बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको 12 से 50 किलोमीटर तो याद रखना ही है। अर्थ ओजोन लेयर का होम उसको बोला जाता है, क्योंकि ओजोन लेयर कहां प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। दो चीजें होती हैं, एक होती है गुड ओजोन, ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं, और एक होती है बैड ओजोन। तो जो ये स्ट्रेटोस्फेयर में लेयर बनी हुई है ये हमारे लिए अच्छी है, इसको हम गुड ओजोन बोलेंगे। और अगर धरती पे यानी अपने यहाँ पे अपने एटमॉस्फेयर में, आसपास के एटमॉस्फेयर में व्हीकल्स वगैरह से या कई चीजों से मिल मिला के जब ओजोन बने, यहाँ पे अगर ओजोन प्रेजेंट हो तो वो हमारे लिए बैड रहेगी। ये गुड क्यों है? क्योंकि ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, यूवी की जो यूवी रेडिएशन है सन की, उनसे बचाती है ये हमें। ठीक है, नियरली क्लाउड और वेदर फ्री इसको हम बोल सकते हैं, बट कुछ एक पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नजर आते हैं आपको। ओके, हाईएस्ट पार्ट है ये एटमॉस्फेयर का जहां पे जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। मोस्टली देखो ऐसा नहीं है कि सब कुछ वही अगेन ट्रांजिशन होता है कुछ चीजों में, तो जैसे मोस्टली एविएशन जो है वो आपको ट्रोपोस्फेयर में नजर आएगा, लेकिन इसके ट्रोपोस्फेयर एंड होने वाली है, जैसे यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होने वाला, तो ट्रोपोपोज और उससे ऊपर वाली यानी स्ट्रेटोस्फेयर की लोअर लेयर में आपको बहुत ज्यादा कई बार अच्छे से एविएशन नजर आता है, एरोप्लेन्स वहां पे उड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वहां पे टर्बुलेंस ज्यादा होगी। यहाँ पे ये देखो ट्रोपोस्फियर की अगर बिल्कुल अपर ट्रोपोस्फियर की हम बात करें, ट्रोपोपोज के जस्ट नीचे, तो वहां पे फिर भी कुछ एक क्लाउड्स होते हैं, और यूजुअली क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई करता है प्लेन ताकि टर्बुलेंस कम हो। ओके, तो क्लाउड्स वाला जो रीजन है वो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर क्लाउड फ्री आप बोल सकते हो। कुछ एक बहुत एक्सेप्शनल क्लाउड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। देन है जी मेसोस्फियर, 50 से 80 किलोमीटर अर्थ के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोग्रेसिवली कोल्डर होता जाएगा डेफिनेटली। टॉप ऑफ दिस लेयर इज द कोल्डेस्ट प्लेस फाउंड विद इन द अर्थ सिस्टम। सो
टॉप ऑफ द, ये यहाँ पे इट्स लाइक ये ट्रोपोस्फियर, देन अपना स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर। तो मेसोस्फियर के भी बिल्कुल टॉप वाला पार्ट जो होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोल्डेस्ट प्लेस बोलते हैं। तो ये एक दो चीजें याद रखिए। मोस्टली जो मीटियोर्स हैं वो इसी एटमॉस्फेरिक लेयर में आपको बर्न होते हुए नजर आएंगे। 80 से 700 की आप बात करेंगे तो थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर के लोअर पार्ट को ही हम आयनोस्फियर बोल देते हैं। ठीक है, सो ये बिल्कुल क्लैरिटी से आपको पता हो। ये इन्फॉर्मेशन मैंने नासा की वेबसाइट से उठाई थी कि वहां पे जो लेयर्स उन्होंने एग्जैक्टली मेंशन की हुई हैं। तो ये अपनी क्या होगी, ट्रोपोस्फियर, देन अपनी स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद अपनी मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, और थर्मोस्फियर का जो लोअर वाला पार्ट है, मान लो ये इतना थर्मोस्फियर है, तो इस इतने में जो लोअर थर्मोस्फियर है उसको हम क्या बोल देते हैं, आयनोस्फियर बोल देते हैं, आयंस की प्रेजेंस की वजह से। ये भी क्लाउड और वाटर वेपर दोनों से फ्री होगी, यहाँ पे कोई क्लाउड या वाटर वेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। देन अच्छा ओके, ये चीज भी याद रख सकते हो, जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो इसी में ऑर्बिट करता है, थर्मोस्फियर में। तो हो सकता है पूछा जाए ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो कौन सी लेयर में, वो थर्मोस्फियर में है जी। देन है एक्सोस्फीयर, 700 से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक, हाईएस्ट लेयर इसको हम अर्थ की बोलते हैं। एंड देन अपना कोई वेदर आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। मोस्टली जो अर्थ के ऑर्बिट्स हैं, एट सैटेलाइट्स हैं, वो यहीं पे ऑर्बिट करते हुए, यहीं पे घूमते हुए आपको नजर आएंगे मोस्टली। ओके, और लेकिन ISS जो है स्पेस स्टेशन अपना थर्मोस्फीयर में है। देन बिल्कुल एंड की आप बात करोगे तो एक कार्बन लाइन, ये वर्ड आप ध्यान रख सकते हो बहुत, क्योंकि ऐसे एंड तो है नहीं, कोई क्लियर बाउंड्री है नहीं कि हमारा अर्थ का एटमोस्फेयर यहाँ खत्म हो गया और दूसरा स्पेस जो है वो आउटर स्पेस शुरू हो गया। इसलिए मोस्टली साइंटिस्ट जो है एक वर्ड यूज करते हैं कार्बन लाइन, जो कि 100 किलोमीटर, लोकेटेड 100 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। सो 100 के बाद जो है हम उसको क्या बोल देते हैं कि आउटर स्पेस शुरू हो गया है। ओके, तो वो चीज ध्यान रखी जा सकती है। अब 2019 में, फरवरी 2019 में जो डाटा स्टडी किया नासा ने या यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सोलर एंड हेलीकॉप्टर ऑब्जर्वेटरी यानी सोहो स्पेसक्राफ्ट, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो फारथेस्ट रीच है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, यानी क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एटम, उस फारथेस्ट रीच को, मतलब वहां तक हम पहुंच चुके हैं, वहां तक हमें पता है कि क्या क्या चीजें हैं। सो वो फारथेस्ट रीच को हम जियो कोरोना बोलते हैं। बट इतना डीप में मुझे लग नहीं रहा आएगा, बट आपको थोड़ा आइडिया हो कार्बन लाइन, जियो कोरोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से कौन सा कब आया और कौन सा किससे रिलेटेड है वो चीज पूछ ली जाती है। तो ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन है कुछ एक। सबसे पहले एनवायरमेंट की खबर जो है वो 1970 के दशक में हमने ली थी। तो वहां पे एक स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है, क्योंकि स्टॉकहोम नाम की जगह पे हुआ था, एनवायरमेंट से रिलेटेड था, और वहां पे 26 प्रिंसिपल्स की हमने बात की थी। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में कितने प्रिंसिपल्स की बात हुई है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 26 प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में हुआ था। उसके बाद हमने भी अपने इंडियन लेवल पे जो है बहुत सारे एक्ट शुरू किए, वाटर एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक है, एयर एक्ट। तो वो सारे भी हम एक बार देखेंगे कौन कौन से ईयर में आए, क्योंकि वो ऑब्वियसली हमें समझ आता है। वाटर एक्ट है तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, वाटर को जो है कैसे कंजर्व या प्रिजर्व करके रखना है, या कैसे हम बेटर यूज कर सकते हैं उसका। सो वो सारी चीजें तो बाय डिफॉल्ट है। तो आपको याद क्या रखना है, कौन सा एक्ट कौन से ईयर में आया था, या कौन सा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। जैसे वियना कन्वेंशन 1985 की बात है, ओजोन लेयर से रिलेटेड है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, मॉन्ट्रियल नाम की जगह है, ओके, और वो एनफोर्स हुआ कब, 1989 में। ये एक एग्रीमेंट था जहां पे हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात की। समझ रहे हो, एक में हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की, और दूसरी में हम बात कर रहे हैं कि ओजोन डिप्लीट, यानी उस ओजोन को, लेयर को डिप्लीट करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, वो 100 मैन मेड केमिकल्स जो है अराउंड एंड अराउंड, उनको, उनके कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को बैन करने की या उसको रेगुलेट करने की बात यहां पर की गई थी। ओके, तो ये आपको पता हो कि कौन सा किससे रिलेटेड है। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से रिलेटेड है, वो ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। देन ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1990 में जाके इसी में अमेंडमेंट भी हुआ, क्योंकि वहां पे लंदन में मीटिंग हुई थी। तो लंदन अमेंडमेंट, तो लंदन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, या लंदन अमेंडमेंट भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। ओके, देन कोपेनहेगन अमेंडमेंट, ये भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि सेम कलर में मैंने डाला है इनको, तो ध्यान रखिएगा। देन आता है जी हमारे पास रियो अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो। तो रियो नाम की जगह पे हुआ था ये। अर्थ समिट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए गए थे एनवायरमेंट से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब रियो
कि दोबारा जब मीटिंग हो तो अगर 5 साल बाद हो रही है तो रियो कब हुआ 1992 में, तो अगर मैं रियो +5 बोल रही हूँ दैट मीन्स वो 1997 में हो रहा है। अगर +10 बोला जा रहा है तो 92 में प्लस कर दीजिए, यानी 2002 की बात हो रही है। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ओके, देन आता है जी क्योटो प्रोटोकॉल। ये 3 प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक अपना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक क्योटो प्रोटोकॉल, उसमें फिर जो अमेंडमेंट है, जैसे ये आपका ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें लास्ट अमेंडमेंट क्या हुआ है, किगली अमेंडमेंट हुआ है 2016 में, तो ये पूछा जा सकता है। देन ये दोहा अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए है, एक तो ये 2005 में एनफोर्स हुआ यानी इफेक्ट में आया, टू लिमिट एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप क्लैरिटी से समझिए, वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर से रिलेटेड है, यूजुअली ओजोन लेयर प्रोटेक्शन की हमने बात की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो रिडक्शन है किसमें, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को लिमिट और रिड्यूस करने से रिलेटेड है। सो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, ये भी है मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट भी 1997 में, बीजिंग अमेंडमेंट, ये सारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड हैं। देन क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ये क्योटो प्रोटोकॉल में जब हमने अमेंडमेंट किया तो उसको दोहा अमेंडमेंट हम बोलते हैं। फिर 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट भी आया, और ये पेरिस एग्रीमेंट अलग है, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, ये बात याद रखिए। ओके, क्योटो और पेरिस दोनों के दोनों। देन जी रियो समिट से रिलेटेड कुछ चीजें आप याद रखिए। फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है एनवायरमेंट के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड ये कन्वेंशन है। देन अपने पास क्या है, 1992 में आया था, रियो में ये हुआ था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, कि हमें एक ब्रॉड एजेंडा प्रोड्यूस करना है, एक ब्लूप्रिंट रेडी करना है कि हम एनवायरमेंट और उसके जो डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनसे कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो एक एक्शन प्लान फॉर द ये ह्यूमन एनवायरमेंट एट स्टॉकहोम एंड एजेंडा 21 एट रियो, तो ये एक्शन प्लान जो है हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया। ये जो है दोनों के दोनों डेक्लेरेशंस लिंक्ड हैं कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज पॉलिटिकली, ये बात याद रखिए। बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन एनवायरमेंट एट स्टॉकहोम और एजेंडा 21 ये रियो में हमने प्रेजेंट किए। सो अर्थ समिट की कई अचीवमेंट्स हैं। पहली है रियो डेक्लेरेशन, उस डेक्लेरेशन में 27 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स थे। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हमने 1972 में बात की उसमें 26 प्रिंसिपल्स थे। ये बात याद रखिए, वो 26 प्रिंसिपल पूछे गए हैं, रियो के प्रिंसिपल्स हो सकता है पूछ लिए जाएं। तो रियो की बात जब आएगी तो 27 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। देन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी बात हमने की, तो ये UNFCCC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी पूछा जा सकता है, कब किससे रिलेटेड है, तो ये रियो अर्थ समिट से ही रिलेटेड है। ओके, देन डेक्लेरेशन हमने किया ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कैसे हम फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, और दूसरा यहाँ पे कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और वर्ल्ड लेवल पे ये बातें हो रही हैं। ये 5 पॉइंट्स रियो समिट से रिलेटेड हैं जो आपको याद होने चाहिए। CBD कई बहुत बार पूछा गया, नेट में भी सिंपली पूछ लिया जाता है CBD किससे रिलेटेड है, तो CBD रियो अर्थ समिट से रिलेटेड है, वहां पे साइन के लिए ये ओपन किया गया था, ठीक है। देन ये जो आपके 21 एजेंडा 21 था उसको प्रैक्टिकली कैसे जो है आप पॉसिबल कर पाएंगे, कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल लेवल पे, उससे रिलेटेड बात हुई थी। प्लस इसकी सेक्रेटेरिएट कहाँ है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ओके, तो मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कनाडा में, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इंफॉर्मेशन वाली चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया और फ्रांस जो है उनका कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है ये। सो ये ग्लोबल लेवल पे है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेडली सोलर पावर को हम कैसे जो है एडवांस लेवल पे जाएं और कैसे जो है कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर जो है उसका हम देखें। आपको याद क्या क्या रखना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस किस के बीच में है, इंडिया और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। सो कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव इनका था, बाकी अबाउट बाकी लोग भी इसके मेंबर्स हैं। कब कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, तो COP21 में, तो 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई किसकी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन। देखो यूनाइटेड, इसी को रियो अर्थ समिट बोल रहे थे हम, ठीक है। तो वहां पे उससे रिलेटेड है ये रियो से, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, अब ये टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, मीटिंग्स करते रहेंगे। तो उन्हीं कॉन्फ्रेंसेस में से जब 21वीं मीटिंग हुई, 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, उस टाइम पे हमने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया। कहां हुई थी वो, पेरिस में हुई थी 2015 में, ठीक है। साइन के लिए ओपन किया गया था 2000 ये COP22 वाली 2016 में। यानी आपको ये दोनों याद रखनी है कि ये
कब कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था या सामने रखा गया था कि भाई ऐसी कोई चीज भी हम बात कर रहे हैं, वो COP 21 में। COP 22 में इसको साइन के लिए, अगले साल इसको साइन के लिए ओपन कर दिया गया था। कहां पे, कौन सी कॉन्फ्रेंस में? 22 में, जो कि मार्केश मोरक्को में हुई थी। 21 में हुई थी पेरिस 2015 में। पूछा जा सकता है 2020 अमेंडमेंट की जब आप बात करेंगे इसी में ही, तो इसमें सारे के सारे जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर थे उनको एलिजिबल बोल दिया गया कि हाँ ठीक है, सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो ISA है, इसमें मेजरली किसकी बात हुई है? मान लो ये अर्थ है अपनी, अर्थ के बीचों बीच एक लाइन खींच दोगे तो उसको इक्वेटर बोलते हैं। ये यूजुअली ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम। ये इक्वेटर हो गई 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये दो लाइनें हैं, इनके बीच में जितने भी कंट्रीज आते हैं, क्योंकि इक्वेटर के आसपास आपको सन जो है वो साल के सारे दिन नजर आता है मोस्टली। ओके, तो यहाँ पे सन रेज ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हम सन से रिलेटेड अगर कुछ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ वाले देश ज्यादा काम कर पाएंगे उस पर, क्योंकि उधर ऊपर चले गए, इधर नीचे चले गए, तो वहां पे इतनी सन है ही नहीं। तो जब सन की रेज इतनी है ही नहीं, या सन इतना दिखता ही नहीं है, जैसे इक्वेटर और पोल पे, आप नहीं, इक्वेटर कह रही हूँ, दोनों पोल्स पे आप देखोगे तो 6 महीने रात 6 महीने दिन वाली स्थिति होती है। तो वहां पे कैसे आप जो है सोलर एनर्जी या सोलर पावर को डेवलप कर पाओगे? सो किस किस के बीच में था, कौन कौन से कंट्रीज मेजर है, ये बात करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच के कंट्रीज की। ओके, ये बात याद रखिएगा। देन कुछ एक जो है कन्वेंशन हैं जहां पे इंडिया ने साइनेटरी है, इंडिया साइन कर रखे हैं इंडिया ने। तो एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कब हुआ? 1987। किससे रिलेटेड है? जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उनसे रिलेटेड है। बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ये अच्छा, ये भी याद रखो किससे रिलेटेड। जैसे बेसल कन्वेंशन है तो आपको अगर नाम पूरा पता होगा कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से रिलेटेड है, कि हजार्डियस वेस्ट की कैसे जहां पे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे या एक जगह से दूसरी जगह कैसे चीजें वर्कआउट करेंगी, वो बेसल कन्वेंशन में मेंशन है, जो कि 1989 में आया था। देन एक है रोटरडैम कन्वेंशन, वो 98 में आया। स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड, POPs से रिलेटेड है, ये पता हो आपको। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन किस पे? क्लाइमेट चेंज, ये 1992, वही रियो। देन अपना कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी रियो 1992। यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये 1994 में, यहां पे भी हमने साइन कर रखे हैं। पेरिस एग्रीमेंट में भी इंडिया साइनेटरी है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो ये मतलब कई बार पूछ लिया जाता है कि किस किस का साइनेटरी है, वरना कौन सा किससे रिलेटेड है, कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन है। ऑप्शन में दे दिया आपको मॉन्ट्रियल, क्योटो, देन आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो इस तरीके से आपको पता हो कौन सा किससे रिलेटेड है। ओके, ये क्रोनोलॉजी आप याद रख सकते हैं। ये इंडियन लेवल पे एनवायरमेंट से रिलेटेड जो काम हुआ है, जैसे 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन भी हुआ, तो हम जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ गए। देन वाटर एक्ट लेके आए, वाटर में भी प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ये 1974 में। तो 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, 74 में वाटर, देन 81 में एयर, 80 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी था अपना, 86 में अपना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, देन वाटर पॉलिसी 2002, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2004, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। याद रखने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। हाँ, आप थोड़ा कनेक्ट करके याद रखोगे कि अच्छा स्टॉकहोम आपका 1972 में उसी टाइम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, देन हमने वाटर पे काम किया, देन हमने फॉरेस्ट पे काम किया, फिर एयर पे काम किया। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट है जी, जब एनवायरमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई इश्यू आता है, कोई मुद्दा होता है, तो हम कहां जाएंगे? तो हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जाएंगे। एनजीटी फुल फॉर्म पता हो आपको? 2010 में एनजीटी एक्ट के तहत नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाई गई थी। ये स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है जिसको एक्सपर्टीज है प्लस पावर भी है, और वो क्या करेंगे? एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस को एडजुडिकेट करेंगे, उनको संभालेंगे। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स से रिलेटेड है, उसके अंडर ये काम करेगी। ओके, ट्राइब्यूनल की प्रेजेंस 5 जोन में नजर आएगी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल जोन। प्रिंसिपल बेंच कहां बैठती है, यानी हेडक्वार्टर कहां है? नॉर्थ जोन में बैठती है प्रिंसिपल जो आपकी बेंच है। कहां है हेडक्वार्टर? दिल्ली।
ठीक है, तो ये आपको पता हो। सेंट्रल जोन भोपाल मध्य प्रदेश बिल्कुल बीचों बीच। ईस्ट में आप देखिए कोलकाता, साउथ में चेन्नई, वेस्ट में पुणे। ये आप याद रख सकते हैं कि कहां कहां इनके हेडक्वार्टर्स हैं। फर्स्ट चेयरमैन जो है वो जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे पंता, लोकेश्वर सिंह पंता, जिन्होंने 2010 में ऑफिस टेक ओवर किया। अभी करंट जो है वो प्रकाश श्रीवास्तव हैं। नाम आपको याद रखना है, प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव 21 अगस्त 2023 को अपॉइंट हुए हैं, तो अभी रहेंगे ऑब्वियसली। और ये जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, इनका नाम पूछा जा सकता है, बिकॉज एक बार पूछा गया है पहले के एग्जाम में कि कब जो है कौन था उस टाइम पे, तो अब करंट का पूछा जा सकता है कि कौन है चेयरमैन। ओके, अब जो चेयरमैन है वो 5 साल की टर्म सर्व करता है, दोबारा से रीअपॉइंटमेंट इसकी नहीं हो सकती है। एक बार आप बन गए तो बन गए, दैट्स इट। यूजुअली जो है कौन कौन बनाता है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहां बैठता है, सुप्रीम कोर्ट में बैठता है। सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही है। ओके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है, यानी यूनियन जुडिशरी की बात आ गई ना यूनियन लेवल पे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन से उसमें आएगा आर्टिकल में, वो बताइएगा। ट्राइब्यूनल जो है वो इफेक्टिवली किस पे काम करेंगे, जो आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इन सब चीजों से रिलेटेड है, बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड। ये जो भी ऑर्डर्स निकालेंगे वो बाइंडिंग होंगे, जैसे कोर्ट के ऑर्डर को मान्यता देनी पड़ती है ना, मानना ही पड़ता है, वैसे ही इन्होंने कोई ऑर्डर निकाला है वो भी हमें मानना ही पड़ेगा। ओके, अब कौन किस टाइप के केसेस की बात करते हैं, तो इसमें ये जो चीजें हैं शेड्यूल 1 में मेंशन है 2010 के एक्ट के, तो वो शेड्यूल 1 में ये जो है एक्ट्स मेंशन है, इनसे रिलेटेड सारे के सारे फैसले जो है वो कौन देगा, एनजीटी देगी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। कौन कौन से हैं, वोटर एक्ट है 1974, वोटर ये सेस एक्ट, वोटर सेस एक्ट 1977, देन अपना फॉरेस्ट एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, देन एनवायरमेंट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो आप इनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, यही चीजें मेंशन है कि इनसे रिलेटेड जो केसेस होंगे यूजुअली वो केसेस ये ट्राइब्यूनल जो है वो सुनेगी, आप वहां सबमिट कर सकते हो। ओके, अब एनवायरमेंट से रिलेटेड ऑब्वियसली जब आप एनवायरमेंट को, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना सीखोगे ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सके, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल। ठीक है, तो हम क्या लेके आए, पहले हम मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स लेके आए, ठीक है, जो कि 2000 से लेके 2015 तक मान्य है। 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे। अभी कौन से हैं, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको हम एसडीजीज बोलते हैं। 2015 से 2030 तक मान्य है, क्योंकि अभी चल रहा है, अभी तो 2025 ही आया है, तो 2030 तक यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ये बात आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा डीप में नहीं पूछेंगे, एटलीस्ट आपको पता हो एमडीजी की फुल फॉर्म मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एसडीजी की फुल फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पहले थे 8 ही थे, अब हमने उनको थोड़ा और अच्छे से एक्सटेंड करके 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास। 2015 से 30 तक का टारगेट है, ये 15 साल का, कि हमें इनको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ये सस्टेनेबिलिटी के लिए हैं। कौन से हैं, ये हैं 17। अगर आपको याद रह पाए तो वेल एंड गुड। पॉवर्टी से शुरू होते हैं, नो पॉवर्टी। अगर आप रिलेट करके और ऐसे ही पैराग्राफ इसमें चार्ट में याद रखोगे या कभी कभी बीच में बना के देख लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा गोल, इट्स लाइक वो पूछ लेंगे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो कौन से सस्टेनेबल गोल से रिलेटेड है, तो गोल नंबर 4। ओके, अगर डीपर लेवल पे नहीं गए तो भी आपको ये 5-7 तो याद हो कि नो पॉवर्टी, पहले तो आपको गरीबी हटानी है, भूखमरी हटानी है, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। ये 5 तो एटलीस्ट पता हो, ठीक है, बाकी चीजें याद ना भी हो पाए तो चल जाएगा। 5 दिन 5 दूनी 10 करोगे तो हमें इनइक्वालिटीज रिड्यूस करनी, तो इट्स लाइक आप जेंडर इक्वालिटी पे फोकस कर रहे हो 5 में, 10 में आप सारी की सारी इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की बात कर रहे हो। ओके जी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एनएपीसीसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एनएपीसीसी में कौन सा जो है वो नहीं है या कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है। तो एक्चुअली 2008 में इसको शुरू किया गया था देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, और 8 जो है वो यहाँ पे एक्शन प्लान हमारे पास हैं। किस किस से रिलेटेड है, सोलर मिशन, देन मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन, देन अपना हिमालयन इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, देन मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया एंड ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कई बार हो सकता है आपसे सस्टेनेबल ओशन और पता नहीं क्या क्या लिख के पूछ ले, तो आपको ये 8 भी याद रखने पड़ेंगे जी, ठीक है।
देन है जी रिसेंटली 2023 में हमारे पास 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था, किसको? शांति निकेतन को। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद भी डिक्लेयर हो चुके हैं, जो मैं अभी बताऊंगी आपको। शांति निकेतन जो है वो किससे रिलेटेड है? टैगोर से रिलेटेड है। उन्होंने क्या, उनसे रिलेटेड और क्या है? गीतांजलि है। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो और गीतांजलि के इंग्लिश वर्जन के लिए मिला था। तो इसलिए क्योंकि शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है, वो चीज प्लस शांति निकेतन में वो अभी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, तो कई चीजें हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शांति निकेतन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि सितंबर 2023 में यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया, रिकॉग्नाइज किया। ओके, सो ये 43 जो है अपने पास क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। यूनेस्को जो है वो किस लिए, इसके ये क्यों किया गया? इसके स्पेशल कल्चर और फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो ध्यान रहे कि अच्छा हिमाचल की बात हो रही है, तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया है वो किससे रिलेटेड? वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देन यहाँ पे नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, यहां से आपको ये भी पता चल जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है। ठीक है, तो नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दिल्ली की बात करोगे तो रेड फोर्ट का कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार और उसके मॉन्यूमेंट्स और हुमायूं टॉम्ब, ये हैं। बिहार की बात करोगे तो ये महाबोधि टेम्पल, क्योंकि ये बौद्ध से रिलेटेड भी है, तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है बोध गया में, और एक आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता हो कहाँ है? बिहार में। ठीक है, देन सिक्किम में है ये अपना कंचनजोंगा पार्क नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन अपना आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल में पहले सिर्फ सुंदरवन नेशनल पार्क था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब शांति निकेतन भी हो गया है। ओडिशा में सन टेम्पल कोणार्क में हो गया। देन आपका यूपी में आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी। तो ये जो जो थोड़ा बहुत याद रहे आपको एटलीस्ट, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है, यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं, केरला में अपने पास क्या आ जाएगा? वैली ऑफ फ्लावर्स के अलावा साइलेंट वैली। ठीक है, तो ये वैली याद हो आपको थोड़ी बहुत। अच्छा, एक और चीज, ये जो, क्योंकि ये इंडिया का मैप है और ये जो एरिया है ये वेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये मान के चलोगे ना, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, इधर ईस्ट में है। ठीक है, तो ये जो वेस्ट है, और यहाँ पे ये सुंदरबन हो गया, कहाँ गया? वेस्ट बंगाल में, हाँ ये सुंदरबन। ठीक है, तो ये बहुत बायोडाइवर्सिटी के लेवल पे बहुत अच्छे एरियाज हैं, काफी बड़ी बढ़िया अच्छी बायोडाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलती है। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इनफैक्ट ये इकोलॉजी के लेवल पे बहुत सेंसिटिव एरिया है। ये बात माधव गदगिल कमेटी ने बोली थी कि बहुत सेंसिटिव, वो एक इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल बिठाया गया था, उसके हेड जो है वो माधव गदगिल थे, गदगिल। ठीक है, सो माधव गदगिल कमेटी ने वेस्टर्न घाट्स के ऊपर जो है वो बात की थी, एक मतलब सेंसिटिव एरिया इसको डिक्लेयर किया था। ये है जी, देखो 35 साइट्स जो हैं वो तो कल्चरल साइट्स हैं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आप मैंने यूनेस्को की वेबसाइट से ही उठाया, आप देख सकते हैं। तो देखो आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, नालंदा, ये महावीरा नालंदा वाला आर्कियोलॉजिकल साइट, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। तो ये जो चीजें हैं ये किस, धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा एक हड़प्पन साइट है। एलिफेंटा केव्स, इलोरा केव्स कहाँ है, ये थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको हो तो। ये कल्चरल साइट्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, कल्चरल और साइंटिफिक दो लेवल पे हम यूज, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो इनकी बात करें, अच्छा यूनेस्को की फुल फॉर्म बताइएगा, एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, कमेंट करके। ये 35 कल्चरल साइट्स हैं, देन आपकी ये टोटल मिला के 35 हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है आपकी 7 नेचुरल साइट्स हैं। तो आपसे ये शायद पूछा जा सकता है कि कौन कितनी नेचुरल साइट्स हैं, तो 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड साइट। तो ये मिक्स्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये सिक्किम में जो नेशनल पार्क है, जो मैंने आपको दिखाया था, कंचनजोंगा नेशनल पार्क, ये देखो यहाँ पे बताया था, कहाँ गया? ये रहा सिक्किम यहाँ पे। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको मैप दिमाग में हो, थोड़ा सा ज्योग्राफी की बात भी आएगी, वो भी करनी है हमें। तो जब मैप आपके दिमाग में होगा तो आपको याद हो कि अच्छा ठीक है, ऊपर वाला एरिया जम्मू कश्मीर, देन उसके बाद आपका ये हिमाचल प्रदेश आ गया, इधर उत्तराखंड आ गया, यूपी आ गया, बिहार आ गया। तो आपको थोड़ा आइडिया हो कि कौन सी जगह कहाँ है, किसके बॉर्डर्स किसके साथ लगती हैं।
ओके तो आपको चीजें ध्यान रहेंगी, जैसे ये नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो नीलगिरी जो है वो रिजर्व 3 उसमें फैला हुआ है, तो आई थिंक ये केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका इनसे रिलेटेड है, क्या ये सही है? ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कि क्या यही 3 जो है आपके पास एरियाज है या यही 3 स्टेट्स हैं जहां पे नीलगिरी हिल्स या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो थोड़ा सा फैला हुआ है। ओके, ये 35, 7 और 1, ये बात याद रखिए, ठीक है जी। वेस्टर्न घाट, सुंदर, ये नेशनल पार्क ये इसी में ही आते हैं, नेचुरल में। ओके, देन आते हैं जी नेशनल पार्क, ये भी याद रखने पड़ेंगे आपको क्योंकि नेशनल पार्क से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज। हेमिस नेशनल पार्क ये लार्जेस्ट है साउथ एशिया में, कहां है? लद्दाख में है। इसको स्नो लेपर्ड की वजह से जानते हैं, तो स्नो लेपर्ड कैपिटल भी बोलते हैं इसको। ओके, सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया में खुला था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में यहीं पे शुरू हुआ था, ये बात भी याद रखनी है। देन डेजर्ट तो डेजर्ट किस में आएगा अपना? ये राजस्थान में, तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, फर्स्ट है हेमिस, सेकंड है अपना राजस्थान में डेजर्ट। देन गिर नेशनल पार्क गुजरात में, जी से गिर, जी से गुजरात, ये जाना जाता है एशियाटिक लॉयन के लिए, ठीक है। तो ओनली ये अबाउट मतलब एक वो है, इतनी बड़ी जगह है ये जहां पे सबसे सबसे इकलौती जगह जहां पे एशियाटिक लॉयन जो है वो पाए जाएंगे। देन कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, बहुत सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। वाइल्ड चीता जो नामीबिया से लाया गया था वो यहीं पे लाया गया था प्रोजेक्ट चीता के अंडर, ठीक है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, तो वही प्रोजेक्ट चीते की बात कर रहे हैं हम। तो कहां से? नामीबिया से जो चीता लाए गए थे वो कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए गए थे। देन सुंदरबन का नाम आते ही तो आपको वेस्ट बंगाल याद होना चाहिए। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरिया है मैंग्रोव फॉरेस्ट की आप बात करोगे तो। देन कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो देखो इंपॉर्टेंट चीजें डाली गई हैं यहाँ पे। देन अपना ये ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंचनजोंगा नेशनल पार्क, ठीक है, सिक्किम में। देन नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, ओनली पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव 4 फेलिन स्पीसीज ऑफ बिग कैट, यानी टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड, तो ओनली नेशनल पार्क है वर्ल्ड में जहां पे ये चारों स्पीशीज हैं। पन्ना नेशनल पार्क, ये आप किसमें आ गया? मध्य प्रदेश में, टाइगर्स के लिए और केन रिवर के लिए जाना जाता है। कांजीरंगा नेशनल पार्क अगेन आसाम में है। देन फेमस है किसके लिए? वर्ल्ड हैबिटेट 1 हॉर्न्ड राइनो के लिए, ये बात याद रखिए, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1985 में। डेट आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है ये साइट वो भी याद रखना बहुत है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में एक और कौन सा था? डेजर्ट नेशनल पार्क था। देन दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, कश्मीरी स्टैग के लिए काफी फेमस है, हंगुल भी बोलते हैं कश्मीरी स्टैग को। ये इंपॉर्टेंट है जिसमें मतलब सिर्फ ये हो कि आपको अच्छा वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, तो वो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, साइलेंट वैली या पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरला में है, बंदीपुर नेशनल पार्क ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कर्नाटक में है, न्योरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, मनस आसाम में है, भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है जो कि मैंग्रोव्स और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए जाना जाता है, तवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे हैं, तो उनमें से 21 तो आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे। देन इंपॉर्टेंट डेज आ जाते हैं, और कुछ ना भी याद रहे तो जो हाईलाइट कर रखे हैं ना ये वाले, तो 4-5 ये दिन तो एटलीस्ट याद रखना अगर सब कुछ याद ना रहे तो। ठीक है, तो नेशनल बर्ड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को 2024 की थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ये भी डार्क कर लो थोड़ा सा। ठीक है, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इनफैक्ट वो सप्ताह मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है पूरा। अच्छा, देन है आपका 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये सारे मोस्टली एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, फरवरी में ही हमारा एग्जाम है तो एटलीस्ट ये याद रखिए। अच्छा, नेशनल अभी 2024 की थीम हम याद रख सकते हैं इसमें, क्योंकि 25 से तो पहले हमारा पेपर हो जाएगा, 25 वाला नेशनल साइंस डे आएगा उससे पहले।
वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, 23 मार्च को शहीदी दिवस, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंडियन मैरीटाइम सेक्टर के लिए। और 5 को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को एसएस लॉयल्टी, जो कि इंडिया का फर्स्ट मर्चेंट शिप था, वो मुंबई से लंदन की तरफ रवाना हुआ था। तो पहली बार 1919 में हुआ था, इस 5 अप्रैल, तो इसलिए 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। इसमें मैरीटाइम इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज करना, उनके वही लोगों को रिकॉग्नाइज करना, वो सारी चीजें यहाँ रहेंगी। ठीक है। देन कब से मनाया जाता है? 1964 से मनाया जाता है। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 22 अप्रैल मदर अर्थ डे। ये पूछा गया है जी, इसको भी हाईलाइट करो, सॉरी इसको भी डार्क कर लो। 22 अप्रैल अर्थ डे कब मनाया जाता है? अर्थ डे पूछा गया है। ठीक है। 17 मई वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे, ये भी कई बार पूछा गया है। बायोडाइवर्सिटी डे 2024 की थीम आपको याद रखनी है, बी द पार्ट ऑफ प्लान। ओके, तो ये बात याद रखिए। देन टर्टल डे, चलो कोई नहीं। 5 जून याद रखना है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, हर बार पूछा गया है इसकी थीम के बारे में, जिस भी टाइम आई उसी साल की थीम पूछ ली। सो ऑब्वियसली 1900 ये 2024 की थीम आप याद रखेंगे, आर लैंड आर फ्यूचर वी आर #जनरेशन रिस्टोरेशन। तो ये आप जो है इसकी थीम याद रखेंगे। हर साल अलग थीम के साथ मनाए जाते हैं सारे दिन, तो कुछ एक जगह कुछ एक जो है डेज की थीम आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन इसको जो है मनाता है, तो आप कौन लीड करता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। ओके, ये याद रखिए। 8 जून ओशन डे, 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे, 29 जुलाई को टाइगर डे। ओके, ये कुछ एक और दिन है, वर्ल्ड ओजोन डे, राइनो डे, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, वर्ल्ड हैबिटेट डे, इकोलॉजी, मेंटल हेल्थ। तो आप इनको थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं, जितना आपको याद रहे। ओके, रिपीटेडली रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे। ये कुछ एक जगह है जहां पे जिनके हेडक्वार्टर्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट। तो देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है, तो ये वही इकलौता बड़ा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है। देन आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, NEERI यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। 5 जगह पे और भी इसकी लेबोरेटरीज हैं। ओके, सो ये है जी कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब हमें क्वेश्चंस पे आ जाना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको अलग अलग चीजें याद रह पाएंगी, अदरवाइज आप याद नहीं रख पाएंगे, बहुत बल्क में है चीजें। तो इतना अगर फैक्चुअल पोर्शन आपने याद रखा और उसके बाद फिर आपने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, तो आपका काम बन जाएगा एनवायरमेंट से रिलेटेड। वैली ऑफ फ्लावर इज इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, केरला। कहाँ है जी? उत्तराखंड। ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, लद्दाख। तो लद्दाख में तो हेमिस नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में हमारे पास वैली ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी नेशनल पार्क है। देन वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में ही था, हाँ ठीक है। देन ये केरला में है जी, साइलेंट वैली केरला में। With reference to environmental pollution, which of the following is or are correct? Select the correct answer from the codes. Water pollution, air pollution, noise pollution. तो ये तीनों ही environment से related हैं, environment pollution से, तो ठीक है ये all of the above. इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? 22 जून, 22 मई, 22 अप्रैल, 22 सितंबर। देखो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा जी? 22 मई आ जाएगा। ठीक है, 22 अप्रैल को तो हम अर्थ डे मनाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए एक बार वापस जाके, क्या 22 अप्रैल को अर्थ डे था? अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, अर्थ डे। ठीक है, 22 अप्रैल। चलो, अर्थ डे, अर्थ डे, अर्थ डे। चलो जी, द मोस्ट प्रोस्परस एरिया इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो सबसे ज्यादा प्रोस्परस कौन सा है? वेस्टर्न घाट से, ये वाला जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट है। देन ये अपना अरेबियन सी है, ये अपनी बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ पे बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल। एंड इधर राजस्थान में जो है अपना थार डेजर्ट हो गया। विटिकल्चर, वेजिटेबल कल्चर, पिसिकल्चर और ओरिकल्चर, तो ओलेरिकल्चर, तो किससे रिलेटेड कौन सा है? पिसिकल्चर फिशरी से रिलेटेड हो गया, सी का सेकंड। ठीक है, देन आपका विटिकल्चर ट्रीज या ग्रेप्स। वेजिटेबल कल्चर तो कल्टीवेशन को ही बोलते होंगे। ओके, फर्स्ट का 4, तो विटिकल्चर किसका आ गया? ये कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, देन ओरिकल्चर और ये तो ये होना चाहिए ना, थर्ड, फोर्थ आंसर बी, फर्स्ट कल्टीवेशन। ओके, मेरा भी कंफ्यूजन है, ये याद रखो भाई। ठीक है, वेजिटेबल कल्चर कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज में आ जाएगा। सो
यही है, ठीक है। आप लोगों को खुद पता ही है यूपीएचसीएससी के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। बट एनीवेज आपको पिसिकल्चर ये फिशरी वाला याद रखिए, विटिकल्चर ग्रेप्स वाला याद रखिए, ये 2-3 भी याद होंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट लोकेटेड? तो देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आपको नहीं आता तो नहीं आता, आप कोई जो है याद करके कोई दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं कर सकते, आंसर नई दिल्ली रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ लेयर ऑफ एटमोस्फियर क्लोजेस्ट टू द अर्थ? तो एटमोस्फियर की लेयर जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है, आउटर लेयर, आइनोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। तो सबसे पहली तो ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, ऐसे चलेगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है? भोपाल में, गुवाहाटी में, देहरादून में, अल्मोड़ा में। तो आंसर देहरादून में। वन धन विकास योजना के लिए कौन से स्टेट को मॉडल डिक्लेयर किया गया? तो देखो ये 2021 में आया हुआ है, उस टाइम की बात हो रही है, तो इसका आंसर उस टाइम के हिसाब से तो मणिपुर रहेगा, पर वन धन विकास योजना वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ये बात उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड है। व्हाट इज द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में हम बायोटिक और एबायोटिक दो कंपोनेंट्स की बात करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि नेचुरल या वो होते हैं ना, लिविंग कंपोनेंट्स, और एबायोटिक में आप याद रख लीजिए नॉन लिविंग वाले, ठीक है, या फिजिकल फैक्टर्स जो आ गए। तो बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंगस, ये तो बायोटिक है। ह्यूमस जो है, ह्यूमस वो क्या हो जाएगा जी? एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा। इसी में ही कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने इकोलॉजी टर्म दी, वो आप मुझे बताइएगा। इकोलॉजी टर्म जो है वो किसने दी? देन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू इको मार्क? तो इको मार्क एक मार्क होता है, इको नाम से ही पता चल रहा है ना, इको मार्क तो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो अवॉर्डेड बाय बीआईएस, ठीक है। देन आपका इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए है, स्कीम स्टार्ट हुई थी 2000 में, तो 2000 में स्टार्ट नहीं हुई थी, 1991 में स्टार्ट हुई थी। सो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सही है। बीआईएस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि इश्यू करता है प्रोडक्ट्स को इको मार्क कि हाँ ये प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ओके, बीआईएस जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, ये बात याद रखिए। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर फॉर्मुलेटेड इन द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट 1972 में? तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो 26 आ जाएगा आंसर, और अगर आप रियो की बात करेंगे तो उसमें हमने 27 प्रिंसिपल्स की बात की थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली अराइजेस ड्यू टू, तो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम आपको याद रखने हैं, मीथेन, इथाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो किस वजह से अराइज होता है? मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। Which research center announced that it was developing the largest magnet of the world? तो किस रिसर्च सेंटर ने ये अनाउंस किया था? जेनेवा, स्पेस, भाभा और अपना नासा या फिर इसरो? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया। ओके, 28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल फॉरेस्ट्री डे, एनवायरमेंट डे, भोपाल ट्रेजेडी डे या फिर नेशनल साइंस डे। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि हमें फॉरेस्ट डे, एनवायरमेंट डे, भोपाल ट्रेजेडी, ये तो अपना 1984 के आसपास हुई थी, तो इट्स लाइक ये याद रखना है थोड़ा थोड़ा इनके आसपास का सिनेरियो। तो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है जी, ये है इस बार की थीम 2024 वाली, तो ये आप याद रखिए, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। तो नेशनल साइंस डे की स्कीम जो जो, जैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे पूछा गया है बार बार, नेशनल साइंस डे पूछा गया है, नेशनल एनवायरमेंट डे पूछा गया है, एटलीस्ट ये 3-4 की है, नेशनल अर्थ डे पूछा गया है, इनकी थीम तो एटलीस्ट आपको पता हो। नोट करेक्टली मैच्ड पूछा गया है जी, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2014, देखो 2014 में आया तो उसकी थीम पूछ ली, 12वें महीने में पेपर हुआ है और ये अपना जून में मनाया जा चुका है, तो उसकी थीम पूछी है। एटॉमिक बॉम्ब, सुंदरलाल बहुगुणा, ओजोन होल, तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है, ये बात ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड एनवायरमेंट 2014 दिन, ये ठीक है उस टाइम के लिए तो, बट आपको रटने की अब जरूरत नहीं है। ओजोन होल यूरोप से रिलेटेड नहीं है, ओजोन होल जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हो रखा है। ओके, बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन, कहां पे आपको ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी? तो ये अर्थ है, ये बीच वाली लाइन इक्वेटर है, इक्वेटर से इधर और उधर दोनों तरफ जो है एक पर्टिकुलर एरिया को हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो वो ट्रॉपिकल एरिया इक्वेटर के आसपास वाला जहां पे बहुत अच्छी सनलाइट आपको, बहुत अच्छी रेन आपको देखने को मिलती है, दोनों ही चीजें, तो वो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं। ओके, जो बिल्कुल पोल्स पे है वो पोलर रीजन माने जाएंगे, ओशन तो हमारे आ ही जाते हैं, देन ये अपना ट्रॉपिकल, और उससे ऊपर वाला अपना टेम्परेट जोन है, ठीक है। तो टेम्परेट जोन में कंपैरेटिवली सन वगैरह नहीं आता है इतना ज्यादा, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी इतनी नहीं देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा रिचर बायोडाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगी।
यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर द डेकेड ऑफ 2005 से 14, तो क्या डिक्लेयर किया गया था? ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट भी पूछा जाए, तो देख लीजिए। डेकेड फॉर एजुकेशन, यहां तक तो सेम है। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अबाउट द एनवायरमेंट, फॉर द एनवायरमेंट, फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क आई थिंक एक ही है, और ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग बताइएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पे है जी? हिमाचल प्रदेश में है। ओके, उत्तराखंड में हम नंदा देवी की बात करते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में मेजरली लद्दाख वाला वही हेमिस वाली बात करते हैं। गोरा देवी, इकोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी और अर्थ डे, ये चीजें आपको याद रखनी। देखो, इकोलॉजी से रिलेटेड एजी टेंसली जो मैंने अभी अभी ऊपर आपसे पूछा था, ठीक है। देन गोरा देवी चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है, ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर से रिलेटेड है, अर्थ डे 22 अप्रैल। तो 3 4 1 2 आंसर फर्स्ट हो जाएगा। If waste material contaminate the source of drinking water, which of the following disease will spread? तो अगर हम पानी से फैलने वाली बीमारी की बात कर रहे हैं तो स्कर्वी, देन आपका ये टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया। एनीमिया तो ब्लड की कमी होगी, मलेरिया मच्छर से फैलेगा। यहाँ पे क्योंकि मच्छर वाली बात यहाँ पे बोली नहीं गई है, मॉस्किटो या पानी इकट्ठा है ऐसी नहीं बोली गई है। ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स की बात हुई है तो टाइफाइड आ जाएगा जी। स्कर्वी किसकी कमी की वजह से होता है ये आप मुझे बताइएगा। ओके, आंसर इसका बी रहेगा। What are the two most abundant gases in Earth's atmosphere? तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस, तो सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? 78% अराउंड नाइट्रोजन, फिर आपकी 21 ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन। थीम क्या थी 2014 के वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की? देखो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया पहले महीने में, ठीक है, तो पहले महीने में पिछले साल की पूछी गई, क्योंकि छठे महीने में मना रहे हैं हम जाके 5 जून को, तो इसलिए आपको वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024 की याद होनी चाहिए। वो क्या है? आर लैंड आर फ्यूचर वी आर #जनरेशन रिस्टोरेशन। 1973 से हम इस दिन को मनाते आए हैं, यूएनईपी एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, तो वो इसको लीड करते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को। देन अगेन देखो 2019 में क्वेश्चन, 2019 के पहले महीने में पेपर हुआ है और क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। अगेन थीम क्या थी पिछले साल की? तो ये 2024 की थीम तो आप गांठ बांध लो जो मैंने ऊपर बताई आपको, आर लैंड आर फ्यूचर वी आर #जनरेशन रिस्टोरेशन, ठीक है, याद रखना है। उस टाइम पे बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एक एग्रीमेंट है कंट्रीज के बीच में, ओके, टू ट्राई टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, टू ट्राई टू रिड्यूस एसिड रेन, टू प्लांट ट्रीज टू कंट्रोल पोल्यूशन, या फिर टू स्टार्ट यूजिंग एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमने न्यूक्लियर एनर्जी की बात नहीं की है। देखो बहुत ब्रॉड अलग अलग लेवल के क्वेश्चन के आंसर ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। हम किसकी बात कर रहे थे क्योटो प्रोटोकॉल में? ग्रीन हाउस गैसेस की, तो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कम हो, कैसे कम होगी? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे तो। लिस्ट ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज द फॉलोइंग आर गुजरात, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, ओडिशा। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है मैंग्रोव कवर के हिसाब से। सो मैंग्रोव कवर के हिसाब से आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है डिक्रीजिंग ना, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग नहीं है, डिसेंडिंग। तो सबसे ज्यादा तो वेस्ट बंगाल अपना सुंदरबन, ठीक है, मैंग्रोव के लिए जाने जाते हैं वहां पे। देन आपका गुजरात आ गया, देन आपका अंडमान निकोबार एंड देन ओडिशा। Which state of India was the first to ban plastic bags? तो कैरी बैग्स किसने सबसे पहले जो है बैन किए थे? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, विच टाइप ऑफ ट्रीज आर एनकरेज टू बी प्लांटेड अंडर सोशल फॉरेस्ट्री? तो किस तरीके के प्लांट्स लगाने की बात होती है? फ्रूट के ट्रीज, या कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग फोडर, फ्यूल, वर्थ, या फिर मल्टीपर्पज टाइप? तो अलग अलग पर्पज से वो काम करें। हम मल्टीपर्पज टाइप ट्रीज की बात करेंगे जब भी हम सोशल फॉरेस्ट्री में, या हमें पेड़ लगाने हैं तो सरकार की तरफ से जो पेड़ लगेंगे वो मल्टीपर्पज पेड़ आपको नजर आएंगे। वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कहां लोकेटेड है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी। आंसर हमारा लखनऊ हो जाएगा। Which of the following types of natural hazards have the highest potential to cause damage to humans? तो कहां पे ह्यूमन डैमेज जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? अर्थक्वेक्स में, फॉरेस्ट फायर्स में, वोल्केनिक इरप्शंस में, ड्रोट्स या फ्लड्स में? तो बताइए जी कौन सा रहेगा? देखो अर्थक्वेक में, फॉरेस्ट फायर में फॉरेस्ट में लगेगी, कहां तक फैल सकती है वो चीज पोटेंशियल डैमेज डिसाइड करेगी कि कितना डैमेज होगा। ड्रोट एंड फ्लड
साउंड कर रहा है, ड्रोट एंड फ्लड, ठीक है, क्योंकि अर्थक्वेक भी उस पर्टिकुलर एरिया में आया है, क्योंकि फ्लड का पता नहीं होता है, बाढ़ एक बार आ गई तो कितनी दूर तक जाएगी कोई किसी को नहीं पता, और उसकी वजह से फिर सूखा आ जाएगा एक पॉइंट पे जाके, ठीक है, तो वो भूखमरी वाली स्टेज आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डैमेज जो है ह्यूमंस को वो ड्रोट एंड फ्लड में होगा। हु इज द हेड ऑफ वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल? तो कई बार ये भी, इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि माधव गदगिल जो हैं वो कौन सी कमेटी के या कौन से पैनल के हेड थे? तो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, ठीक है, तो माधव गदगिल का नाम आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज? तो कौन सी जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। सो हाइड्रोजन नहीं है जी, ठीक है, बाकी तीनों है। एनवायरमेंट का क्या मतलब है? ह्यूमन एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वाटर, एयर, प्लांट, लैंड एंड एनिमल्स। तो ठीक है, सिर्फ एनवायरमेंट का मतलब तो हम ह्यूमन या सिर्फ नेचुरल की बात तो नहीं करेंगे, सबकी बात करेंगे, तो इंटर रिलेशनशिप वाला ऑप्शन सही रहेगा। Who was appointed as the new chairman of NGT? तो देखो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 का जो है वो उसमें नया चेयरमैन डिसाइड हुआ है, अपने पास 2025 में पूछा जा सकता है क्योंकि 2023 में नया चेयरमैन आया है, ठीक है, तो उस टाइम के को मत याद रखो, भले ही आदर्श कुमार गोयल को, बट अब वाले को याद रखो, प्रकाश श्रीवास्तव, जो कि 21 अगस्त 2023 में अपॉइंट हुए हैं। ओके ओके, शिव समुद्रम फॉल्स जो है वो कहां पर सिचुएटेड, किस रिवर पे सिचुएटेड है? तो वो कावेरी नदी पे सिचुएटेड है जी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान? देखो, नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान, ठीक है, नेशनल NA, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, NAPCC। तो उसमें हमने 8 एक्शंस की बात की थी, 8 चीजों की बात की थी, तो उसमें सोलर एनर्जी तो था, न्यूक्लियर था या नहीं? न्यूक्लियर भी था, आई थिंक नहीं था। एफोर्स्टेशन या कंजर्वेशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी, आंसर न्यूक्लियर रहेगा, न्यूक्लियर नहीं था। ओके, एफोर्स्टेशन, वेस्ट टू एनर्जी और सोलर एनर्जी, ये रहेगा, नोट अ पार्ट पूछा है। देन ये देखो, ठीक है, सोलर मिशन है, हाँ, एग्रीकल्चर भी है, ग्रीन इंडिया है, क्लाइमेट है, इकोसिस्टम है, देन अपना हिमालयन इकोसिस्टम है, ये वाटर मिशन है, सस्टेनेबल हैबिटेट है, बट इसमें न्यूक्लियर नहीं है कहीं। Which of the following is mainly concerned with the control of ozone depletion? ओजोन डिप्लीशन, ये किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड, उसको रिडक्शन से। रियो कॉन्फ्रेंस अर्थ समिट है, इसने तो अर्थ के और एनवायरमेंट के सारी चीजों से रिलेटेड बात की थी। मॉन्ट्रियल या टोरंटो प्रोटोकॉल? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोरंटो प्रोटोकॉल में क्या था ये आप मुझे बताइएगा, एक चीज आपसे पूछी है। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने बात की थी, 1987 में आया था, 79 में ये लागू हुआ था, फिर इसमें अमेंडमेंट होते रहे थे। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ODS की हमने बात की थी, उनको बैन करने की, उनके एक्चुअली उनका कंजम्पशन और प्रोडक्शन को रेगुलेट करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया? तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, तो उनमें से फिलहाल के लिए तो ये चारों तो हैं ही, ठीक है। एट प्रेजेंट 57 टाइगर रिजर्व्स हैं। रत्नापानी टाइगर रिजर्व MP और गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, ये 2024 में डिक्लेयर किए गए हैं। ओके, तो ये 2 नाम आप याद रख सकते हो रिसेंटली जो इंक्लूड हुए हैं। वाल्मीकि रिजर्व पार्क, वाल्मीकि नाम से ही आपको पता होना चाहिए, आंसर बिहार रहेगा। ओके, गांधी सागर सेंचुरी इज लोकेटेड, कहां पे लोकेटेड है? बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंसर मध्य प्रदेश रहेगा। देखो, जो चीजें आ चुकी हैं वो आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। जूट इज द मेन क्रॉप ऑफ, तो जूट कहाँ की मेन क्रॉप है? तो देखो, जूट वैसे तो वेस्ट बंगाल और 1-2 जगह पे ओडिशा वगैरह यहाँ पे होती है, बट वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, तो मेन क्रॉप कहाँ की हो गई? ये वेस्ट बंगाल की हो गई। अदरवाइज बिहार, ओडिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, वहां पर भी होती है जूट की खेती। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरला। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है अपना कहाँ है? कर्नाटक में। ओके, डंपा सेंचुरी इज लोकेटेड इन, कहां है? कर्नाटक में, मिजोरम में, असम में, नागालैंड में। देखो, कोई भी चीज ना ऐसे रैंडम नहीं पूछी जाती, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। जैसे मैंने आपको जो 21 नेशनल पार्क याद करने को बोले, उनमें किसी न किसी रीजन की वजह से बोले। इसका रीजन है कि ये बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट की आप बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इन द नॉर्थ ईस्ट की सबसे बिगेस्ट कहां पे है? ये मिजोरम में है। इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था 1944 में, डंपा सेंचुरी। ओके, लार्जेस्ट टाइगर कंजर्वेशन साइट कौन सी है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश, सिमलीपाल, ओडिशा, अमाराबाद,
तेलंगाना और कबल तेलंगाना। तो ये इसी सीक्वेंस में है जी। एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे लार्जेस्ट जो है वो नागार्जुन सागर जो है आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे। आपको ये क्वेश्चन देख के भी समझ आ गया होगा कि फैक्चुअल ही है, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी सीधे सीधे। एक्चुअली सारा पोर्शन ही फैक्चुअल है, जीएस के सारा पोर्शन फैक्चुअल है। जितना याद हो पाए उतना कर लो, वेल एंड गुड। ठीक है, उस इतनी इंफॉर्मेशन को याद करके कुछ ना कुछ फायदा होके क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमारी आईसीटी और हिस्ट्री इनमें से एक क्लास देखेंगे नेक्स्ट टाइम, आईसीटी की बात करें या हिस्ट्री की बात करें। Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Take care.